नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएफ के तहत जो मिलने वाला पेंशन है तो वो पेंशन जो है दोस्तों कई गुना बढ़ सकता है। तो इसके लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या करना होगा, तो इसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो ईपीएफ से मिलने वाला पेंशन है वो ईपीएस पेंशन धारक किस तरह से कई गुना बढ़ा सकते हैं, तो इसकी जानकारी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस से मिलने वाला जो पेंशन है वो कई गुना किस तरह से बढ़ सकता है, तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड जनरल मैनेजर का पेंशन 1200% से बढ़कर 30,592 रुपए पहुंच गया है। पहले उन्हें केवल 2,372 रुपए पेंशन ही मिलता था। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की मदद से उन्होंने ईपीएफओ में ईपीएस के तहत अपनी पेंशन ठीक करने का आवेदन दिया। किसी एम्प्लॉय के वेतन का बहुत छोटा सा हिस्सा ही ईपीएस में जमा होता है। याचिकाकर्ता ने ईपीएस एक्ट में 1996 में हुए संशोधन का हवाला दिया। इसके तहत सदस्य अपने योगदान को बढ़ाकर कुल वेतन यानी बेसिक और डीए का 8.33% तक कर सकता है। इसके लिए वेतन की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इस वजह से पेंशन की रकम काफी बढ़ जाती है। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद याचिकाकर्ता की आखिरकार अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि ईपीएस क्या है और आप इसमें योगदान कैसे बढ़ा सकते हैं। ईपीएफ नियमों के तहत नियोक्ता को कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में रखना पड़ता है। इस रकम का 8.33% ईपीएस में चला जाता है। ईपीएफ के लिए सैलरी की अधिकतम सीमा अभी 15,000 रुपए प्रति माह है, इसलिए ईपीएस में अधिकतम योगदान 1250 रुपए प्रति माह है। ईपीएस एक्ट में 1996 में हुए एक संशोधन के बाद कर्मचारी को पेंशन में योगदान बढ़ाकर सैलरी यानी बेसिक और डीए का 8.33% करने का विकल्प मिल गया। ईपीएस में योगदान बढ़ाने के लिए नियोक्ता के सहमति पत्र के साथ कर्मचारी को ईपीएफओ के पास आवेदन करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ के लिए ईपीएस में ज्यादा योगदान के लिए इजाजत देना जरूरी हो गया है। रिटायर्ड कर्मचारी भी ऐसा कर सकते। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो पेंशनर्स ईपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं तो वो भी जो है वो ऐसा कर सकते हैं। कुछ साल के बाद ईपीएफओ ने ईपीएस में योगदान बढ़ाने के लिए आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया। ज्यादा लोगों ने ईपीएफ में नियोक्ता की तरफ से होने वाले ज्यादा योगदान को ध्यान में रख इसके लिए आवेदन नहीं किया। पेंशन की गणना जो है दोस्तों किस तरह से की जाती है, तो अभी हम यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस है उसे जो है वो आपकी अंतिम सैलरी यानी आपकी रिटायरमेंट के टाइम जो आपकी सैलरी है, अभी जो मैक्सिमम लिमिट है इस सैलरी की तो वो 15,000 रुपए है। इसे अगर आप 70 से डिवाइड करेंगे तो आपको आपकी मंथली पेंशन जो है वो मिल जाएंगी। अगर किसी कर्मचारी के 20 साल से ज्यादा ईयर्स है तो उसे जो है वो 2 साल का बोनस भी यहाँ पर मिलता है, यानी 20 की जगह पर वो 22 यहाँ पर कंसिडर कर सकता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि सीमा लगने पर आकर्षक नहीं। अगर इस फंड में योगदान और पेंशन पर सीमा लगा दी जाए तो ईपीएस लोगों के लिए पेंशन या फिर निवेश का आकर्षक विकल्प नहीं रह जाता। मान ले कि किसी व्यक्ति ने इस स्कीम में 1996 में ज्वाइन किया। इस समय उसकी बेसिक सैलरी 6,000 रुपए थी। उसका औसत इंक्रीमेंट 8% रहा। 33 साल बाद जब वो रिटायर होगा तो ईपीएस में उसका रिटर्न 12.93 लाख रुपए होगा। यह गणना 1996 से ईपीएफ द्वारा दिए गए रिटर्न और भविष्य के लिए 8.5% ब्याज के हिसाब से किया गया है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि एनुअल सैलरी की अगर हाइक 10%, 8% और 6% रहा तो ईपीएस में जो है वो आपकी कितनी अमाउंट जो है वो जमा होगी। अगर 10% आपकी सैलरी हर साल इंक्रीमेंट होती है तो आपका 33.28 लाख ईपीएस में जमा होगा। उसके बाद अगर 8% से आपकी सैलरी हाइक है
तो 27,92,000 रुपए आपका ईपीएस में जमा होगा। उसके बाद अगर आपकी हाइक 6% है तो 20 लाख रुपए आपके ईपीएस में जमा रहेंगे। अगर आपकी लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी यहाँ पर 1.27 लाख है तो आपके जो अधिकतम पेंशन है वो 52,824 रुपए होगी। उसके बाद अगर आपकी लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी 70,422 रुपए है तो आपको जो है वो 30,000 रुपए 367 रुपए का पेंशन मिलेगा। उसके बाद अगर आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी 38,720 रुपए है तो आपको जो है वो यहाँ पर 17,279 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस हिसाब से उनका मासिक पेंशन सिर्फ 5,182 रुपए होगा। अगर वह सेवा में 25 साल रहा है तो ईपीएस से उसका प्रभावी रिटर्न सालाना 1.52% होगा। दूसरी तरफ अगर एम्प्लॉय अपने वेतन का 8.33% इसमें योगदान करता है और उस हिसाब से उसे पेंशन मिलता है तो उसका रिटर्न 11 से 12% के करीब होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसके बारे में भी डिटेल दिया गया है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि अगर 33 साल की सर्विस है तो उस केस में जो है आपका कॉस्ट जो है वो ईपीएस में कितना रहेगा और आपको जो है वो न्यूनतम पेंशन जो है वो कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपकी जो 33 साल में यहाँ पर ईपीएस में जमा रकम है तो उसके ऊपर जो है आपको कितनी पेंशन मिल सकती है। तो 5,182, 5,182 और 5,182 ही आपको यहाँ पर अधिकतम पेंशन जो है वो मिल सकती है। कुछ हफ्ते पहले तक ईपीएफ में शामिल अधिकतम एम्प्लॉय को यह पता भी नहीं था कि वे रिटायर होने के बाद पेंशन के लिए भी एंटाइटलमेंट है। जिन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था उन्हें भी लगता था कि इससे ज्यादा 2 से लेकर 3,000 रुपए का मासिक पेंशन मिल सकता है। इस मामले के जानकारों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लागू होने के बाद वैसे लोगों की बाढ़ आ सकती है जो ईपीएस में योगदान बढ़ाकर ज्यादा पेंशन लेना चाहते हैं। आगे यहाँ पर जो छूट प्राप्त संस्थान है तो उसके बारे में बताया गया है। एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आने वाले संस्थान के कर्मियों को ईपीएफओ ने पहले ही पेंशन देने से इनकार कर दिया है। इसमें वैसी कंपनियां हैं जो अपने पीएफ अकाउंट का प्रबंधन खुद करती है। ईपीएस के दायरे में आने वाले 5 करोड़ एम्प्लॉय में से करीब 80 लाख इस तरह के संस्थानों में काम करते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने वाले 12 लोगों में से 2 छूट वाली कंपनियों में से आते हैं। इन सदस्यों को अधिक पेंशन देने की बात ईपीएफओ ने स्वीकार कर ली है। उम्मीद है कि प्राइवेट ट्रस्ट या पीएफ का खुद प्रबंधन कर रहे ट्रस्ट भी अब कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ईपीएफओ के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के इस आदेश को लागू करने में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, खास तौर पर छूट वाली कंपनियों के एम्प्लॉय को पेंशन देने के मामले में। अगर ईपीएस में योगदान बढ़ा दिया जाता है और उसके हिसाब से पूरे वेतन के अनुपालन में पेंशन की रकम दी जाती है तो उस व्यक्ति के पीएफ अकाउंट से बड़ी रकम ईपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत होगी। सिर्फ यही नहीं, इस पैसे पर कमाए गए ब्याज को भी ईपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ईपीएफओ का हालांकि कहना है कि यह एडजस्टमेंट तभी संभव है जब ईपीएफ और ईपीएस फर्म का प्रबंधन ईपीएफओ ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा हो। ईपीएस कलेक्शन का प्रबंधन ईपीएफओ ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जबकि छूट वाली कंपनियां इसका प्रबंधन खुद करती है। सेंट्रल पीएफ कमिश्नर वीपी जॉय ने कहा, अगर किसी संस्थान का पीएफ फंड ईपीएफओ ट्रस्ट के पास नहीं है तो उसके एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट से ईपीएस का अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना संभव नहीं है। आगे यहाँ पर जो सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इसके बारे में बताया गया है। हर व्यक्ति ईपीएस में अधिक योगदान नहीं कर सकता। अगस्त 2014 में सरकार ने 1995 के ईपीएस कानून में सुधार किया और इस प्रावधान को ही समाप्त कर दिया। इस बदलाव में वेतन की सीमा को 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस ज्वाइन करने वाले एम्प्लॉय को ईपीएस से बाहर कर दिया गया अगर उनका वेतन 15,000 रुपए से अधिक है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस से जो मिलने वाला पेंशन है उसे आप कई गुना किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया है तो उसके आधार पर जो है दोस्तों आप ईपीएस में अपने अधिकतम सैलरी पर अपना कंट्रीब्यूशन देने पर ईपीएस के तहत जो मिलने वाला पेंशन है उसे जो है वो आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा था तो उसी के बारे में जो है दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना, जिसके तहत जो है दोस्तों आपकी जो पेंशन है उसे आप कई गुना बढ़ा सकते हैं।
तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस इसी के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।